नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आर्ट एंड कल्चर से, कला और संस्कृति से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है इस पोर्शन की तैयारी की, तो हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि आर्ट एंड कल्चर में हमें पढ़ना क्या है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारा बहुत अधिक समय ख़राब हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं इसको, कुछ लोग ऐसे हैं जो किताबें ख़रीद के लेके आते हैं और लेंदी किताबें होती हैं, देख के डर जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे पढ़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि एग्जैक्टली यही वो टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस करना है, बाकी अगर छूट गया है तो छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। आज मैं उन्हीं टॉपिक्स की बात करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है टॉप 500 टॉपिक्स की, जिसकी पीडीएफ नोट भी आपको दी जा रही है और फुल वीडियो के रूप में इसे हम कवर भी कर रहे हैं, बाकायदा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वो सीरीज़ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसी पे आधारित ये सीरीज़ है जिसकी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स को कैसे तैयार करेंगे। और एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तो इसी बहाने आप इस विषय को रिवाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं टॉपिक्स में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको कैसे ध्यान देना है। अगर आपने पढ़ लिया है, दोबारा इस वीडियो को देखते हैं, तो बाकायदा आप सोच पाएंगे कि ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो कहीं भूल तो नहीं गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सीरीज़ में पहली जो वीडियो है वो है रचनात्मक शहरों की। देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी पूछती है जो 1-2 साल पुराने करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो आप यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसमें भारत के रचनात्मक शहर कौन कौन से शामिल हैं, उन्हें देख लेंगे। सिंपल है, ज़्यादा शहरों की विशेषताओं के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी लिस्ट आप देख लीजिए कि भारत के कौन कौन से शहर क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल हैं और उन किस कैटेगरी में उनको शामिल किया गया, बस इतना। ठीक है जी, बाकी जो लेटेस्ट है उसकी थोड़ी सी विशेषता आप देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। बस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नृत्य कला। नृत्य कला से यूपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, खूब प्रश्न पूछती है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में क्लासिकल डांस कितने तरह के हैं और कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि इसी को लेकर यूपीएससी ने कई क्वेश्चन पूछे हैं सीधा सीधा। और दूसरी बात, इसमें एक दूसरी लेयर है। जैसे पहली बात, पहला लेयर ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में कौन कौन से हैं, किनको किनको हम मानते हैं शास्त्रीय नृत्य, और कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। दूसरी जो लेयर है वो है कि इनके अंदर जाके थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे भरतनाट्यम के बारे में आप जान लें, थोड़ा सा कथक के बारे में पढ़ लें कि क्या होता है, कैसे होता है। इस तरह से ये दो लेयर हैं। अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आप आसानी से इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है वो है वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला कह लीजिए या वास्तुकला को ओवरऑल देख लीजिए, क्योंकि क्या है, जब मुग़ल पीरियड में आप आएंगे तो मंदिर की बात उतनी नहीं होगी जितने की मस्जिद, मकबरे और इमारतों की बात होगी। तो यहाँ पे मंदिर वास्तुकला से मतलब सीधा सीधा मंदिर वास्तुकला है, लेकिन वास्तुकला पर भी आपको फोकस करना है। ठीक, और वास्तुकला से सीधा मतलब होता है जो घर, महल, इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं उन्हें हम वास्तुकला के तहत रखते हैं। इसमें क्या देखना है, अगर हम मंदिर की बात करें, मंदिर वास्तुकला की, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत में कितने तरह के मंदिर हैं। मोटे तौर पर कैटेगरी, जैसे अलग अलग शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और बाकायदा ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम्पल्स कि नागर शैली में कौन कौन से एग्ज़ाम्पल्स, बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हैं। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे द्रविड़ शैली है तो ये कहाँ पे है, यानी कि इस शैली के तहत कहाँ पे, भारत के किस हिस्से में मंदिर बनाए जाते हैं। बेसर शैली के तहत कहाँ पे बनाए जाते हैं, नागर शैली, और इसमें से कुछ उप शैलियाँ हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। कई बार यूपीएससी थोड़ा डिटेल में चली जाती है, लेकिन डिटेल में उन्हीं टॉपिक्स को लेकर जाती है जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों में। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहें तो इस साल के लिए, 2023 के लिए, नागर शैली और नागर शैली के तहत उड़ीसा की जो शैली है, कलिंग शैली उसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
ठीक है जी। बाकी इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं, ठीक है, बनावट को लेकर के अलग अलग शब्द हैं, तो यूपीएससी उस पर भी पूछ लेती है कि ये शब्द का क्या मतलब है या ये शब्द किससे संबंधित है, ठीक है ना। एक बार तो सिंपल ऐसे ही नागर बेसर करके यूपीएससी ने पूछ लिया था और ये पूछा था किसकी शैलियाँ हैं ये। सोचिए कितना बेसिक है मंदिर वास्तुकला की। चलिए, इसके बाद से जो तीसरा है, चौथा टॉपिक जो है वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला से देखिए सिंपल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बौद्ध मूर्तिकला से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप कला पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो कई जगहों पे चित्रकला और मूर्तिकला को एक साथ मिक्स आप पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसकी बात अभी हम चित्रकला में करेंगे। मूर्तिकला को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीधे तौर पे बौद्ध मूर्तिकला के बारे में आप जानिए। और बौद्ध मूर्तिकला के तहत आपको 3 प्रकार दिखेंगे, जैसे अमरावती शैली दिखेगी आपको, मथुरा शैली दिखेगी, गांधार शैली दिखेगी। तो इन शैलियों का विकास कहाँ हुआ, ठीक है। दूसरी बात कि किस काल क्रम में इनका विकास हुआ, और तीसरी बात कि इनके तहत जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनकी क्या विशेषताएं, इन विशेषताओं पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। बस ये 3 बातें आप जान लिए, ये टॉपिक आपका तैयार हो गया। इसके बाद क्योंकि देखिए क्या है ना, ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, अगर कहानी आप पढ़ने जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला में अगर कायदे से देखा जाए तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं चित्रकला को लेकर के वो इस तरह के हैं, जैसे गुफा चित्रकारी है, उसमें आप देखेंगे प्राचीन काल में या मेडिवल हिस्ट्री में भी आप देखेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में तो गुफा चित्रकारी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर चित्रकला की विशेषताओं पे मेरे कहने का अर्थ यह है कि चित्रकला में 80% जो क्वेश्चंस आते हैं उससे ज़्यादा ही वो चित्रकला की विशेषताओं पर क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह की चित्रकला में क्या खास बात दिखती है। जैसे अजंता की चित्रकारी पे कई क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मुगल काल के समय चित्रकारी पे क्वेश्चंस आए हैं, शैलियों पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रकार की चित्रकला को पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी खासियत क्या है। 2018 में शायद एक क्वेश्चन आया था किशनगढ़ी के बारे में, वहाँ भी कई मतलब जितने भी एग्जाम्पल चित्रकला से आप देखेंगे तो जो शैलियाँ हैं उन शैलियों की जो खास बात है, जो विशेषता है, उसी पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा थोड़ा आप एक तरह से कहें कि वर्गीकरण कर लेंगे कि ये गुफा चित्रकारी है और ये जो है पेंटिंग उस तरह की कागज़ पे या कपड़े पे बनाई गई पेंटिंग है, उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी मॉडर्न एज में आके पूछ लेती है, ठीक है, मधुबनी चित्रकारी पे, कलमकारी चित्रकारी पे। हालांकि कलमकारी कोई नई चित्रकारी नहीं है, बहुत प्राचीन काल से ही आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इनकी विशेषताओं को लेकर के, और इनका जो लोकेशन है, जो जगह है, किसी खास तरह की चित्रकारी किसी खास जगह पे होती है, उसे आप देख लेंगे। मुगल काल पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए इसको आप आर्ट एंड कल्चर में रखिए या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में रखिए, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं। एक क्वेश्चन लगभग हर साल यहाँ से आपको मिल जाएगा जो इंडियन फिलॉसफी से संबंधित है। इंडियन फिलॉसफी से दार्शनिक प्रवृत्तियों की बात करें तो हमारे यहाँ षट दर्शन आपने सुना होगा, उनमें से एक एक की क्या विशेषताएं है, क्या उनमें बातें कही गई हैं, वो आप ध्यान रखिए। बाकी एक देखिए आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, वो भी एक तरह के दार्शनिक विचारधाराएँ हैं, उस पर आगे बढ़ के धर्म बना है, तो वो तो आपने पढ़ लिया विस्तार से, उसके बारे में मैंने बताया है। यहाँ ये बात कहने का अर्थ मेरा सीधा सा ये है कि अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप किनारे कर दें, है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो बचा क्या। इसमें 2 बातें बचती हैं। एक तो मैंने बताया एंशिएंट काल में आप षट दर्शन, 6 दर्शन हैं, जैसे सांख्य न्याय दर्शन, इस तरह से आप पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बाद से मैंने मेरे ख्याल से भक्ति और सूफी आंदोलन की बात कर रहा था, उसमें बताया था कि एक चार्ट आपके पास होना चाहिए कि जो फिलासफर्स हमारे यहाँ हुए, जो भक्ति काल के व्यक्तित्व हुए, उन्होंने क्या दार्शनिक विचारधाराएं दी, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये किस तरह की बातें हैं, इनमें क्या बातें कही गई हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, कठपुतली कला। तो हमारे देश में अलग अलग तरह की पुतली कला है, एक काठ वाला इसमें जोड़ दें लकड़ी वाला तो कठपुतली हो जाता है, लेकिन धागे वाली भी कला है, छड़ जो है छड़ से भी प्ले किया जाता है कठपुतली को। तो इस तरह से जो अलग अलग डिविजन्स हैं
और अलग अलग राज्य हैं उनका एक छोटा सा लिस्ट बनेगा, मेरे ख्याल से 10-15 नाम होंगे, आप ऐसे याद कर लेंगे कि जैसे छड़ कला में कौन कौन आएगा, किस राज्य में है, धागा कठपुतली में कौन आएगा, इस तरह से याद कर लीजिए। एक फैक्चुअल टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, छोटा सा, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद से संगीत कला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिक आप देख लीजिए कि संगीत कला पे अभी तक क्या क्या ग्रंथ लिखेगा, अब तक नहीं जो प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें आप देख लेंगे। भारतीय संगीत में क्या क्या विशेषताएं हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी और जो उत्तर भारत की जो शास्त्रीय संगीत है, सॉरी उसको तो हिंदुस्तानी बोलते हैं, कर्नाटक शैली, इन दोनों के बीच में तुलना कर लीजिए, इस तरह से आप देख लीजिए। और इसी बहाने मेरे ख्याल से आगे कहीं है कि नहीं, शास्त्रीय भाषाओं को भी एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इससे डायरेक्ट नहीं मिलता जुलता है, ध्यान आ गया तो बस एक लिस्ट है जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, उसको कर लीजिएगा। उसका इससे कोई खास संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तुलना कर रहा था तो अचानक से ध्यान में आ गया। तो संगीत कला में ये है। बाकी एक चीज़ और देखिएगा कि अलग अलग समय पे ना, एंशियंट काल में भी, मेडुअल काल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे संगीतज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है संगीत के विकास में। उनके बारे में, खासतौर से उनके योगदान के बारे में, जैसे अगर आप कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो उनमें कुछ त्रिमूर्ति, आप एक शब्द सुनेंगे, कौन 3 लोग हैं, या कर्नाटक शैली की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन उनके पीछे हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। ऐसे ही उत्तर भारत में भी कई शैलियाँ बनी और कई लोग जो है मतलब काफ़ी उन्होंने योगदान दिया, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे, ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। बाकी उसके बाद से एक और फैक्चुअल, एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जो भी किताबें हैं वहाँ पे है कि कुछ नाट्य शैलियाँ हैं जो स्थानीय तौर पे, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में या तमिलनाडु में, केरला में, जहाँ भी, तो ये शैलियाँ हैं, कुछ युद्ध कलाएँ हैं, कुछ खेल हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, स्थानीय नाम हैं। तो इन पे यूपीएससी सीधा पूछती है कि ये कहाँ का है, सिंपल मिलान करने के लिए पूछ दे या सेंटेंस में लिख के पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए ना, आपका हो गया, उसके बाद से आप छोड़ दीजिए, बाकी नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से मैंने लिस्ट में दिया है आपको, वैसे तो आप देखेंगे बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो नोट आपको मिली है उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के की नोट दी है, कुछ मंदिर हैं, कुछ जगह हैं, उनकी नोट है। तो देखिए एक चीज़ खास बात मैं बता रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स की, कि अगर यूपीएससी ने किसी मंदिर पे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, एक ट्रिक समझ में आएगी यूपीएससी की। अगर यूपीएससी ने कहीं किसी मंदिर पे क्वेश्चन पूछा है, खोजते खोजते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये विरासत स्थल में शामिल है। अगर किसी मूर्ति पे, किसी जगह पे, स्थान पे क्वेश्चन आया है, तो ज़्यादातर ऐसी जगह है जो यूनेस्को में शामिल होती हैं, महत्वपूर्ण है। तो आप इस लिस्ट को अगर तैयार करेंगे तो ऊपर जो मैंने बातें की थी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, वहाँ भी एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें किसे देखना चाहिए, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगहों को आप देख लेंगे, कुछ मंदिरों को देख लेंगे, काम हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बांधवगढ़ के जंगलों में कुछ बौद्ध गुफाएं मिली हैं। इसी बहाने आप देखेंगे कि बौद्ध गुफाओं की क्या विशेषताएं रही हैं, ठीक है। बौद्ध गुफाओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, अजंता एलोरा के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। और एक मैंने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए बताया था कि बौद्ध गुफाएं बनवाने में मौर्य काल में कुछ शासकों का योगदान रहा, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। बौद्ध धर्म में तो वैसे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा, और इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो बौद्ध कला से आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हमने मूर्ति कला की बात की थी, वो भी खास तौर से बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी गुफाओं के बारे में, बाकी स्तूपों के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जान लेंगे, ठीक है ना। और बिहार पे एक बार क्वेश्चन आया है, चैत्य बिहार, इन पे, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा इसी बहाने। चलिए, स्वामी रामानुजाचार्य का जो है स्टैचू ऑफ पीस चर्चा में था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ पीस हाल ही में चर्चा में था, किन किन से संबंधित है और नाम में ये हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। सबसे ज़्यादा संभावना है स्वामी रामानुजाचार्य पे क्वेश्चन पूछे जाने की, कि स्वामी रामानुजाचार्य किस टाइम पीरियड में थे,
पहली बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अपनी कौन सी विचारधारा रखी सामने, ठीक है, क्या कहा इन्होंने, और भक्ति आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है। बस इतना जान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद से साहित्य जब आप पढ़ते हैं, ये अलग से नहीं पढ़ना है इसके बारे में। आपके पास अगर कोई किताब है उसमें साहित्य के बारे में अलग से चैप्टर है तो थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन हम एंशिएंट में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी मैंने आपको साहित्य पढ़ाया है, मेडिवल हिस्ट्री में भी साहित्य पढ़ाया है। और जब मॉडर्न में आते हैं तो साहित्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन ये हो जाता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कौन कौन सी पत्रिकाएं छापी गई, कौन सी किताबें लिखी गई, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कोई अलग से पढ़ने वाली बात नहीं है, बस याद दिलाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि यहाँ साहित्य का मतलब ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है एंशिएंट में, मेडिवल में साहित्य के बारे में जो रचनाएं की गई हैं उन्हें थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखिएगा, क्योंकि साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 टॉपिक्स और हैं, बस इतना ही तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक छोटी सी लिस्ट है अमूर्त विरासत की। अमूर्त, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसे आप एक तरह से फिजिकली वैसा कुछ उसका मूर्त रूप नहीं दिखता है, लेकिन हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है, कोई त्यौहार हो सकती है, कोई रिचुअल हो सकता है, इस टाइप का। ठीक है, तो यह हमारी विरासत में, जैसे कुंभ मेला को विरासत के रूप में रखा गया। कुंभ मेला में क्या होता है, या कोई दुर्गा पूजा को भी रखा गया अभी वहाँ पे। तो आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, जैसे कुंभ मेला का एग्जाम्पल, तो करोड़ों लोग आके नहा रहे हैं, तो लोगों को तो मेला नहीं कहते, लोग तो लोग हैं, नहाने को नहान कहते हैं। कुंभ अपने आप में एक अमूर्त, एक फीलिंग से जुड़ी हुई बात है, एक परंपरा की बात है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि अमूर्त विरासत का अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद से जो लिस्ट आपको दी जाएगी, मतलब यहाँ पे मिल जाएगी, उसे एक बार याद कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है और कौन किस राज्य से संबंधित है। बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में इस साल के लिए लास्ट टॉपिक ये है प्रमुख संस्थाएं। प्रमुख संस्थाएं का मतलब ज़्यादा नहीं, जैसे नाट्य अकेडमी है, ठीक है, साहित्य अकादमी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लें कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका उद्देश्य क्या है। अगर कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसको देख लेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो बस अगर आर्ट एंड कल्चर में आपने इतना ही पढ़ लिया है तो आप बाकी छोड़ दीजिए, कुछ मत पढ़िए, बस इतने से हो जाएगा। इससे बाहर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बाकी जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको पढ़ लेते हैं आराम से, तो आपका प्री निकालने से कोई रोक नहीं सकता, बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं सही करने हैं, 50 काट पीट के आपके सही हो जाते हैं, आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करिए, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।